एक खामोश महल जहां यादों के साए अब भी घूमते हैं। 1 जून 2001 नेपाल के नारायण नीति पैलेस में एक शाही खानदान अपने ही खून में डूब गया। एक राजकुमार ने अपने ही राजा को, अपनी रानी को, भाई बहन को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और खुद एक राज बन गया। ये है नेपाल का रॉयल मैसेकर, एक कहानी जो अंधेरा छोड़ गई, सवालों से भरी। क्या हुआ था उस रात? आज हम उस महल के पुराने दीवारों से पूछेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉयल मैसेकर इन नेपाल। एक छोटा सा देश हिमालय के दिल में नेपाल। 240 साल से शाह वंश का राज था। राजा बीरेंद्र विक्रम सिंह 55 साल का एक ऐसा राजा जिसे लोग अपना देवता कहते थे। शांत, समझदार और लोगों का प्यारा। उसकी रानी ऐश्वर्या शांत और सख्त, और उनके 3 बच्चे। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र 29 साल का, प्रिंस निराजन 22 साल का और प्रिंसेस श्रुति 24 साल की। ये था वो शाही परिवार जिसका हर नेपाली दिल से इज्जत करता था। लेकिन 2001 तक नेपाल का माहौल खराब हो चुका था। मॉइस्ट विद्रोह ने जंगलों से शहरों तक धूम मचा दी थी। 1996 से लेकर अब तक 4000 लोग मर चुके थे। राजतंत्र पर सवाल था और राजा बीरेंद्र के हाथ में एक कमजोर सा थ्रोन था। फिर था क्राउन प्रिंस दीपेंद्र। इटॉन कॉलेज से पढ़ा, कराटे का ब्लैक बेल्ट, बंदूकों का शौकीन और लोगों का डिप्पी। वो एक ऐसा युवराज था जो शराब में डूबता था लेकिन अपने देश को पसंद भी करता था। लेकिन 1 जून 2001 को उसने अपने खानदान को खत्म कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसने 9 लोगों को गोली मारी। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, निरंजन, श्रुति और 5 और शाही लोग, और फिर अपने सर पर गोली ठोक दी। लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये सवाल आज भी हर नेपाली के मन में है। 1 जून 2001 शुक्रवार की शाम काठमांडू की ठंडी हवा में एक खामोशी सी थी। नारायण नीति पैलेस का एक छोटा सा घर त्रिभुवन सदन में शाही परिवार का महीने में 2 बार का डिनर चल रहा था। ये एक प्राइवेट शाम थी। नो सिक्योरिटीज वर अलाउड, सिर्फ परिवार और कुछ खास लोग। शाम 7:30 बजे दीपेंद्र स्कॉच विस्की के नशे में था। बॉटल हाथ में, हशीश का धुआं आंखों में। उसने अपने चाचा के साले कुमार गोरखराना से बदतमीजी की। शराब से भीगी आवाज में चिल्लाया। राजा बीरेंद्र ने गुस्से में हुक्म दिया, बाहर निकल दीपेंद्र। वो अपने कमरे की तरफ चला गया और दरवाजा जोर से बंद किया। रात 9 बजे के करीब वो वापस आया जैसे मौत का फरिश्ता। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने, हाथ में 3 हथियार, एक MP5 सब मशीन गन, एक M16 राइफल और एक 9mm पिस्टल। पहली गोली राजा बीरेंद्र के सीने में लगी। वो अपनी कुर्सी से गिर पड़ा और उसका सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया। रानी ऐश्वर्या ने चीख मारी, दीपेंद्र रुक जा, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने फिर रानी को सर पर गोली मारी और रानी जमीन पर गिर गई। प्रिंस निराजन अपनी माँ को बचाने दौड़ा, पर एक बर्स्ट ने उसके दिल पर छेद किया। प्रिंसेस श्रुति रोते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन एक गोली ने उसके पीठ पर घर कर लिया। डॉक्टर राजीव जो वहाँ पर थे, उन्होंने कहा वो नशे में था, लेकिन वो गोली सीधी मारी जैसे कोई रोबोट। 9 लोग मरे। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, निराजन, श्रुति, राजा का चाचा धीरेन्द्र, 3 शाही औरतें, प्रिंसेस शोभा, श्रद्धा और जया, और एक अफसर जनरल KB शाही। फिर दीपेंद्र ने अपनी बंदूक घुमाई और लेफ्ट साइड के सर पर गोली मारी। वो जमीन पर गिर गया। पैलेस के बाहर चौकीदार बंदूक की आवाज सुनकर घबरा गए। जब 9:15 पर एम्बुलेंसेस आए तो मौत का सिलसिला खत्म हो चुका था। 2 जून की सुबह नेपाल एक खौफनाक सपने से उठा। राजा बीरेंद्र की मौत हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार दीपेंद्र कोमा में थे। और यहाँ एक अजीब खेल शुरू हुआ। दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया गया। एक राजा जो ना बोल सकता था, न चल सकता था, और वो अपनी सांसें गिन रहा था। 3 दिन तक वो मौत से लड़ता रहा और 4 जून 2001 तकरीबन 3:45 को उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अब थ्रोन पर आया राजा बीरेंद्र का भाई ज्ञानेंद्र शाह। लेकिन ज्ञानेंद्र उस रात वहाँ नहीं था, वो पोखरा में था और उसकी बीवी रानी कोमल और बेटा पारस पैलेस में थे। कोमल के कंधे पर गोली लगी पर वो बच गई। पारस भी जिंदा था। 5 जून को ज्ञानेंद्र ने कहा कि ये एक ऑटोमेटिक वेपन का एक्सीडेंट था। लोगों में गुस्सा आसमान छू रहा था और काठमांडू की सड़कों पर हंगामा हो रहा था। 11 जून को चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय और स्पीकर तारानाथ
राणा भट्ट ने जांच शुरू की। 14 दिन बाद 25 जून को रिपोर्ट आई। दीपेंद्र ने ये सब किया, लेकिन वजह रिपोर्ट के मुताबिक दीपेंद्र अपनी पसंद की लड़की दिव्यानी राणा से शादी चाहता था। दिव्यानी ग्वालियर के मराठा राणा खानदान की बेटी एक इंडियन रॉयल थी। दीपेंद्र उसे 1990 से प्यार करता था। इटौन में मिले, साथ घूमे, लेकिन राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या ने साफ मना कर दिया। क्यों? कुछ कहते हैं राणा खानदान नीच जाति की थी और कुछ कहते हैं नेपाल को इंडिया का असर नहीं चाहिए था। दीपेंद्र के दोस्त कहते हैं कि वो दिव्यानी के लिए जान भी दे सकता था, लेकिन जब रानी ऐश्वर्या ने कहा कि वो कभी रानी नहीं बनेगी तो दीपेंद्र का दिल टूट गया। और एक बात, 1990 में जब नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, दीपेंद्र को राजतंत्र की कमजोरी से नफरत थी। क्या ये प्यार का गुस्सा था या फिर राजनीति का खेल? लेकिन यहाँ कहानी का राज और गहरा हो जाता है। नेपाल के लोगों ने रिपोर्ट को झूठ कहा। सबूत अजीब थे। दीपेंद्र राइट हैंडेड था और उसने सर पर गोली लेफ्ट साइड से चलाई थी। फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ और बंदूकों के शेल्स को जला दिया गया और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ क्या हुआ तक रुक गई। क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा शक ज्ञानेंद्र पर। वो राजा बनना चाहता था और उसका पूरा परिवार बचा था, जबकि बीरेंद्र का पूरा परिवार खत्म हो गया था। उसका बेटा पारस, जो एक शराबी और बदनाम था, वो भी बच गया। क्या ये एक सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई चाल? और भी कहानियां उठी। मॉइस्ट लीडर पुष्पा कमाल दाहाल ने 2001 में कहा, ये इंडियन रॉ या सीआई का काम है। नेपाल के चाइना से रिश्ते इंडिया को खटक रहे थे। एक किताब रक्ता कुंडा में महल के नौकरानियों ने कहा, एक आदमी दीपेंद्र जैसे मास्क पहने आया था। कुछ कहते हैं दीपेंद्र को नशे में धोखा दिया गया, किसी और ने ट्रिगर दबाया, लेकिन सबूत वो तो राख बन चुके थे। मैसेकर के बाद नेपाल का दिल टूट चुका था। ज्ञानेंद्र राजा बना, लेकिन लोगों का भरोसा खत्म हो चुका था। 2005 में उसने इमरजेंसी लगा दी अपने किंगडम को बचाने के लिए, लेकिन 28 मई 2008 को मॉइस्ट और पार्टीज ने मिलकर राजतंत्र खत्म कर दिया। 240 साल का शाह वंश एक पल में मिट्टी में मिल गया। नारायण नीति पैलेस अब म्यूजियम है। त्रिभुवन सदन 2009 में तोड़ दिया गया, पर उसकी दीवारों में वो रात अभी भी कैद है। लोग कहते हैं विजेंद्र जिंदा होता तो नेपाल में आज भी राजतंत्र होता। एक रात ने नेपाल का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। दीपेंद्र प्यार में पागल या फिर एक शिकार? ज्ञानेंद्र मासूम या मास्टरमाइंड? ये राज खब्र में दब गया, लेकिन उस रात का दर्द नेपाल के हर दिल में जिंदा है। तो ये थी नेपाल के रॉयल मैसेकर की खूनी कहानी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।